गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है संप्रभुता, अर्थ एवं लक्षण। ये जो शब्द है संप्रभुता, ये आपने कई बार सुना होगा और जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो गार्नर की एक डेफिनेशन आती है जिसमें गार्नर ने कहा है कि राज्य के 4 प्रमुख लक्षण हैं और उनमें से एक लक्षण बताया गया है संप्रभुता। तो यानी कि जब हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, उसी समय हम इस शब्द से परिचित हो जाते हैं। लेकिन ये संप्रभुता है क्या, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो आज हम संप्रभुता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संप्रभुता की हम बात करें तो संप्रभुता को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेनिटी, और जो सॉवरेनिटी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सुपर और दूसरा शब्द है एनस। लैटिन भाषा के शब्द हैं ये सुपर और एनस। और सुपर और एनस शब्द का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। तो यानी कि संप्रभुता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सर्वोच्च शक्ति। हम संप्रभुता की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, पहली परिभाषा हम लेते हैं जीन बोदा के अनुसार। जीन बोदा ने सबसे पहले संप्रभुता की व्याख्या करी थी और व्याख्या करते हुए संप्रभुता के बारे में जीन बोदा ने ये कहा कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। तो बोदा ने क्या कहा? बोदा ने कहा कि संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है नागरिकों के ऊपर जिसके ऊपर कानून का कोई अंकुश नहीं होता। तो जीन बोदा की इस परिभाषा से हमें ये पता लगता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कि लागू होती है राज्य में रहने वाले पूरी प्रजा के ऊपर, सभी नागरिकों के ऊपर, और ये सर्वोच्च शक्ति है राज्य की, इस पर कानून का कोई अंकुश नहीं है। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं विलोबी के अनुसार। विलोबी ने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। विलोबी ने संप्रभुता को किस रूप में लिया है? राज्य की सर्वोपरि इच्छा के रूप में। देखिए, संप्रभुता की हम बात करें तो यहाँ जो हम डेफिनेशन संप्रभुता के देख रहे हैं इसमें हमें संप्रभुता का केवल एक ही पक्ष पता लग रहा है और वो है आंतरिक संप्रभुता। वास्तव में संप्रभुता के 2 पहलू हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और दूसरा है बाहरी संप्रभुता। पहली बात हम करें कि आंतरिक संप्रभुता क्या है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये होता है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। यानी कि राज्य अपने निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, सभी समुदायों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकता है और इन आदेशों का पालन करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह इन आदेशों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकता। जैसा कि डॉक्टर गार्नर जो हैं उन्होंने भी कहा आंतरिक संप्रभुता को बताते हुए कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य में स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। यानी कि आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या है? आंतरिक संप्रभुता का मतलब ये है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति और समुदायों पर राज्य सर्वोपरि है। राज्य उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आदेश दे सकता है और उनसे उन आदेशों का पालन करवा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाहरी संप्रभुता की। देखिए, बाहरी संप्रभुता क्या होती है? बाहरी संप्रभुता का अभिप्राय ये है कि एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार जैसे चाहे वैसे संबंध बना सकता है। यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ मैत्री भी कर सकता है और दूसरे राज्य के साथ युद्ध भी कर सकता है। एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात की उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है।
तो इन दोनों पक्षों को देखते हुए हम संप्रभुता की एक डेफिनेशन ये बना सकते हैं। देखिए, संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित रख सकता है। यानी कि संप्रभुता, देखिए दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इस शक्ति के आधार पर राज्य निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखता है, साथ ही दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित रख सकता है। अब हम लेते हैं संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता का सबसे पहला लक्षण हम लेते हैं निरंकुशता। देखिए, संप्रभुता जो है, हमने अभी बात की कि संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो जो संप्रभुता है वो निरंकुश होती है। संप्रभुता के ऊपर आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में कोई नियंत्रण संप्रभुता के ऊपर नहीं होता। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता अपने निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी प्रकार का आदेश दे सकती है, उनसे आदेशों का पालन करवा सकती है। इसी तरीके से बाहरी क्षेत्र में भी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित कर सकता है। तो एक तरीके से जो संप्रभुत्व है उसके ऊपर आंतरिक और बाहरी दोनों ही दृष्टियों से किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी बात हम करें सर्वव्यापकता। देखिए, संप्रभुता सर्वव्यापक है। इसका मतलब ये है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायों पर संप्रभुता का नियंत्रण रहता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय संप्रभुता से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। इसका केवल एक अपवाद है और वो अपवाद है राज्यतर संप्रभुता का सिद्धांत। राज्यतर संप्रभुता का सिद्धांत क्या है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार एक देश में स्थित राजदूतावास उस देश की संपत्ति माना जाता है और उसमें उसी देश के कानून लागू होते हैं जिस देश का वो रिप्रेजेंटेशन करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए भारत का कोई दूतावास अमेरिका में है, ठीक है। अब दूतावास तो वो अमेरिका में है, ठीक है, लेकिन उस दूतावास पर जो कानून लागू होंगे वो भारत के लागू होंगे, अमेरिका के लागू नहीं होंगे। यानी कि है तो वो अमेरिका के निश्चित क्षेत्र में, लेकिन चूंकि वो दूतावास भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उस पर भारत के कानून लागू होंगे और उसको भारत की ही संपत्ति माना जाएगा। तो ये कहलाता है राज्यतर संप्रभुता का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्थायित्व। संप्रभुता को स्थायी माना जाता है और ये माना जाता है कि संप्रभुता का कभी अंत नहीं होता। ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें एक बहुत फेमस कहावत है कि राजा मृत है, राजा चिरायु हो। किंग इज डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। ये एक तरीके से संप्रभुता की इसी विशेषता को बताता है। कैसे? देखिए, इसे समझते हैं। कहावत क्या है? राजा मृत है, राजा चिरायु हो। तो यहाँ पर एक तरीके से सरकार और संप्रभुता दोनों में अंतर बताया गया है। ये कहा गया है कि संप्रभुता तो एक संस्था है जिसका कभी अंत नहीं होता, केवल सरकारें बदलती है, ठीक है। तो राजा तो मर सकता है, लेकिन जो संप्रभुता है वो हमेशा स्थायी बनी रहती है। इवन आप देखिए कि यदि कभी एक राज्य पर दूसरे राज्य ने अधिकार कर लिया तो भी संप्रभुता नष्ट नहीं होगी। केवल संप्रभुता का हस्तांतरण होता है कि संप्रभुता जो है, एक राज्य की संप्रभुता दूसरे राज्य के हाथ में चली गई, लेकिन संप्रभुता कभी भी समाप्त नहीं होती। संप्रभुता में एक स्थायित्व पाया जाता है। नेक्स्ट है अपृथक्करणीयता। देखिए, संप्रभुता अपृथक्करणीय है राज्य से। राज्य से हम संप्रभुता को कभी अलग नहीं कर सकते।
अगर राज्य से हम संप्रभुता को समाप्त कर देंगे तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संप्रभुता कभी राज्य से अलग नहीं होती, केवल संप्रभुता का हम हस्तांतरण कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी कि यदि मान लीजिए किसी राज्य से उसका कोई भाग अलग हो गया या किसी राज्य पर किसी अन्य राज्य ने अधिकार कर लिया, तो भी संप्रभुता समाप्त नहीं होगी। संप्रभुता का केवल हस्तांतरण होता है, इसको कभी राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अविभाज्यता। संप्रभुता अविभाजित है, अर्थात हम संप्रभुता को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते और उसका हम विभाजन नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय ये भी है कि एक राज्य में हमेशा एक ही संप्रभुता होती है। कई बार कुछ विचारक ये कहते हैं कि जैसे जो संघात्मक शासन व्यवस्था है या जो संघवादी राज्य है, तो क्या वहाँ हम ये माने कि वहाँ पर संप्रभुता विभाजित है अलग अलग राज्यों में? लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में संप्रभुता अविभाज्य है और संप्रभुता संघात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में संविधान में निहित होती है। तो संप्रभुता संविधान में है, संविधान के द्वारा ही संघ और राज्यों की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कुल मिला के ये है कि संप्रभुता अविभाजित है, संप्रभुता को हम नष्ट नहीं कर सकते और संप्रभुता को हम अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे वो संघ राज्य हो चाहे एकात्मक राज्य हो, संप्रभुता हमेशा एक ही होती है। नेक्स्ट है अनन्यता। अनन्यता का मतलब ये होता है कि एक राज्य में केवल एक ही संप्रभुता होती है। एक राज्य के अंदर कभी भी एक से अधिक संप्रभुता नहीं हो सकती। नेक्स्ट है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ यह है कि संप्रभुता राज्य की मौलिक है। संप्रभुता राज्य को किसी और के द्वारा नहीं दी जाती, क्योंकि संप्रभुता, अगर हम ये माने कि संप्रभुता राज्य को दी गई चीज है, तो इसका मतलब ये है कि जिसने राज्य को संप्रभुता दी वो राज्य से भी ऊपर हुआ, और जिसने राज्य को संप्रभुता दी वो कभी भी राज्य से वो चीज ले भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ये जाना कि संप्रभुता सबसे उच्चतर है। जो हमने डेफिनेशन संप्रभुता की पढ़ी, उसमें हमने देखा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो यानी कि जब ये सर्वोच्च शक्ति है राज्य की, तो ये राज्य को किसी और के द्वारा नहीं दी जाती है, ये राज्य की अपनी मौलिक होती है और संप्रभुता को हम कभी भी राज्य से अलग नहीं कर सकते। ये राज्य की उसकी अपनी मौलिक तत्व है राज्य का। तो ये हमने संप्रभुता के कुछ लक्षण देखे। हमने देखा कि संप्रभुता निरंकुश होती है, सर्वव्यापी होती है, उसमें स्थायित्व होता है, उसे हम राज्य से पृथक नहीं कर सकते, उसमें अविभाज्यता का गुण है, एक्सक्लूसिवनेस है, अनन्यता है कि एक राज्य में केवल एक ही प्रभुत्व शक्ति होगी, और सबसे लास्ट में हमने बात की कि संप्रभुता में एक मौलिकता पाई जाती है। तो आज हमने चर्चा की कि संप्रभुता का क्या अर्थ है, संप्रभुता की क्या विशेषताएं हैं, और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है और संप्रभुता से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। इससे संबंधित या बाकी जो और वीडियोस मैंने बनाए हैं उनसे संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। यहाँ तक कि आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है वो भी आप मुझे बताइए। तो जो चैट बॉक्स हैं, जब आप ये वीडियो देखते हैं तो एक चैट बॉक्स भी आ रहा है, उसमें आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते हैं कि और पॉलिटिकल साइंस का कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या आप और किस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।